सलाह भी अगर आपको घर पे फ्री मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और इसी के तहत हमारी ये कोशिश रहती है, जो कुछ भी सवाल है, जो कुछ भी शंकाएं हैं, उन सारी सवालों का जवाब मिले, शंकाओं का समाधान मिले। और इसीलिए हम डॉक्टर स्पीक लेकर के आते हैं। और डॉक्टर स्पीक में लगातार, जैसा कि हमने बताया, कि हमारे विशेषज्ञ मेहमान डॉक्टर जुड़ते हैं। डॉक्टर संजीव सिन्हा जो प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, वो जुड़ेंगे। डॉक्टर वेद प्रकाश जो कि एचओडी पल्मोनरी क्रिटिकल केयर मेडिसिन केजीएमयू लखनऊ से हैं, वो जुड़ेंगे। और इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर सुनील बालियान भी जुड़ेंगे। फिलहाल देखते हैं कितने डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही हमारे सहयोगी अमृतपाल जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए। स्वागत है हमारे डॉक्टर विशेषज्ञ मेहमान भी और सहयोगी अमृतपाल। Thank you, Lalchandra. Well, we bring this program every day. We do 3 programs, one at 12 noon, the second at 3 p.m. and the third one at 7 p.m. Basically, we're a panel of experts are there directly to answer your questions. You can call in on our numbers being flashed on the screen, and also you could go onto our Facebook page, DD News Live. In the comment section, you could leave your question, and we will ask your questions directly to the doctors over the next 1 hour. Today, Lalchandra will talk about all things that people want to talk about, or the viewers may have any questions, but specifically about post-COVID care. How do we take care of ourselves if we contract the infection and recover from it, or are still under infection, especially the milder cases, which are about 85 to 90% of the people get mild infection and can be treated in home isolation. Lalchandra जी बिल्कुल, जैसा कि अमृत हमारे सहयोगी ने बताया कि आप लगातार टेलीफोन नंबर पर भी हमें कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही फेसबुक पर भी आप सवाल पूछ सकते हैं। डीडी न्यूज़ लाइव का जो फेसबुक पे पन्ना है, उस पर जाकर आप सवाल पूछ सकते हैं। और जैसा कि अमृत ने बताया कि आज हम खास तौर पर कोशिश करेंगे कि इस बात पर चर्चा करें कि जो पोस्ट कोविड यानी कोविड हो जाने के बाद, जिनको कोविड हो चुका है, उसके बाद उनको किस तरह से अपना ख्याल रखना है, किस तरह से उबरने में, तेजी से उबरने में उनको कौन सी बातें मदद कर सकती हैं। इन चीज़ों को लेकर के हम अपने डॉक्टर विशेषज्ञ मेहमानों से ज़रूर चर्चा करेंगे। और भी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि खासतौर पर इन चीज़ों पर चर्चा ज़रूर करें। हमारे साथ डॉक्टर संजीव सिन्हा जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संजीव सिन्हा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जैसे कि हमने शुरुआत चर्चा में जिस तरह की शुरुआत की है, तो सवाल तो बाद में आएंगे हमारे दर्शकों के, लेकिन फिलहाल हम अपनी तरफ से ही ये चर्चा शुरू करते हैं और आपको सवाल पूछते हैं कि ये जो पोस्ट कोविड केयर वाली बात है कि जिनको कोविड हो चुका है वो उबरने की कोशिश कर रहे हैं, उनको और ज्यादा तेजी से उबरने के लिए और खतरे से बिल्कुल बाहर होने के लिए किन किन केयर्स की जरूरत है? क्योंकि देखिए, पोस्ट कोविड में आजकल कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। फंगस भी की भी बात हो रही है, वो भी एक तरह से पोस्ट कोविड ही है, बहुत सारे मामले उसमें। तो पोस्ट कोविड बड़ा अहम हो गया है, बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है कि हम इस पर चर्चा करें। तो जरूर पहले अपनी एक विशेषज्ञ राय दें कि पोस्ट कोविड केयर कैसा होना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, पोस्ट कोविड केयर या पोस्ट कोविड सिंड्रोम भी हम इसे कहते हैं, पोस्ट कोविड सिक्वली भी कहते हैं, इसके कई नाम हैं। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि क्या इसके संदर्भ में मैं थोड़ा ब्रीफली बताना चाहूंगा। जरूर। तो देखिए, इसमें क्या होता है, जब किसी को कोविड इन्फेक्शन होता है तो इसको उसके पूरी तरह से ठीक होने में 10 से 14 दिन तक लग जाते हैं। इसको कोविड टाइम कहते हैं। और उसके बाद 14 दिन के बाद जो है पेशेंट नेगेटिव हो जाता है, या उसको हम कह देते हैं कि नाउ ही इज ओके एंड ही कैन जॉइन हिज एक्टिविटीज। सो क्या होता है कि कई बार ये देखा गया है कि 14 दिन के बाद भी पेशेंट जब घर पर जाते हैं तो उनको पूरी तरह से अच्छा फील नहीं करते हैं। वो क्या कॉमन कंप्लेंट्स होती है वो मैं बताना चाहूंगा। जैसे पेशेंट हमारे पोस्ट कोविड ओपीडी में आते हैं, जो पेशेंट डिस्चार्ज हो जाते हैं उसके बाद फॉलोअप के लिए आते हैं, तो वो कॉमनली कुछ चीजें, जो कॉमन चीजें बताते हैं उनमें है कि उनको भूख कम हो जाती है, एपेटाइट कम हो जाता है, उनको जो है वीकनेस लगती है, मस्कुलर पेन होता है, जॉइंट पेन रहता है, हेडेक रहने लगता है वीकनेस के कारण,
और साथ में कई पेशेंट ने जो कंप्लेन करते हैं कि उनको एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन सा फील करते हैं। और साथ में कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो कंप्लेन करते हैं कि हमें सांस लेने में परेशानी हो रही है, हैवीनेस लग रहा है, चेस्ट में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है। और ये भी देखा गया है साथ में कि कुछ पेशेंट जो हैं कंप्लेन करते हैं कि चेस्ट में भी पेन हो रहा है, नॉज़िया वोमिटिंग रह रही है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो डे टू डे प्रैक्टिस में देखे गए हैं कि पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम होती है। और साथ में इसके एडिशनल कुछ जैसे और डिफरेंट ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाते हैं ड्यूरिंग कोविड पीरियड। उसमें मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, बट ब्रीफली मैं बताऊंगा अपने ऑडियंस के लिए कि देखिए ब्रेन इन्वॉल्व हो सकता है, आपका दिमाग इन्वॉल्व हो सकता है, उसके कारण आप डिप्रेशन या हेडेक फील करते हैं। और साथ में कुछ कई पेशेंट को देखा गया ड्यूरिंग कोविड दे कैन हैव पैरालिसिस आल्सो या स्ट्रोक हो जाता है। फिर कार्डियक इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, उसमें भी ये देखा गया है ड्यूरिंग कोविड या नियर बाय जो जैसे ही कोविड होता है खत्म होने वाला होता है उस पीरियड में भी देखा गया है कि पेशेंट को कुछ कार्डियक एपिसोड्स हो सकते हैं, उसमें कॉमनली कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स भी हो सकती हैं जी। और उसके बाद ये देखा गया है कि इंडाइजेशन हो जाता है। हाँ। और लंग में जो बहुत ही कॉमन देखा जा रहा है आजकल, आपने इस मुद्दे को उठाया भी शुरू में कि लंग में पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस हो जाती है। जैसे काफी पेशेंट जो हैं सीवियर स्टेज में होते हैं जिनको आईसीयू में एडमिट करा जाता है और उनको हम लोग वेंटिलेटर पर डालते हैं या नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर पर डालते हैं। डॉक्टर संजीव सिन्हा, उन लोगों को देखा गया है कि उनको फाइब्रोसिस आती है लंग में और डिस्चार्ज करने के बाद भी उनको हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप घर पर ऑक्सीजन लेते रहें क्योंकि उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन हॉस्पिटल में पूरी तरह से मेंटेन नहीं होता है और उनको केवल ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ऐसे मरीजों को हम चाहते हैं कि वो घर चले जाएं और घर पर ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर या और जो डिवाइस। बिल्कुल डॉक्टर संजीव सिन्हा, इस चीज पर हम लोग आगे भी बात करेंगे। 95-96% मेंटेन करके रखें। तो इसको हम पोस्ट कोविड लंग फाइब्रोसिस कहते हैं और इसके साथ हम कुछ एंटीफाइब्रोटिक लंग। डॉक्टर संजीव सिन्हा, हम लोग इस पर आगे भी बात करेंगे। फिलहाल एक कॉलर हमारे से जुड़ गए हैं, एक दर्शक जुड़ गए हैं, सुदर्शन जी हैं दिल्ली से। वो अपना कुछ सवाल पूछना चाहते हैं आपसे। सुदर्शन जी, पूछिए अपना सवाल। क्या है आपका सवाल? सुदर्शन जी, आवाज आ रही है? जी हाँ सुदर्शन जी, आप प्लीज पूछिए, मैं आपको आप प्लीज क्वेश्चन पूछिए। जो हम कोविड में जनरली स्टीरॉइड्स हम लेते हैं या डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करते हैं तो स्टीरॉइड प्रिस्क्राइब करते हैं, क्या हमें स्टीरॉइड के साथ एंटीकोगुलेंट भी लेना चाहिए या एंटीकोगुलेंट्स ऑप्शनल है? फर्स्ट क्वेश्चन। एंड माय सेकंड क्वेश्चन वुड बी, क्या हम जब एक बार हम कोविड से रिकवर कर जाते हैं क्या हमें डी डायमर टेस्ट करवाना चाहिए जस्ट टू सी कि हमारे ब्लड क्लॉट्स तो नहीं बन रहे, और डी डायमर टेस्ट हमें कितनी बार और कितने इंटरवल के बाद करना चाहिए? जी, तो आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं डॉक्टर संजीव सिन्हा, दीजिए। हाँ, तो मैं मिस्टर लालचंद जी, मैं बताना चाहूंगा कि इनका क्वेश्चन है कि मरीज को स्टेरॉइड के साथ जो इन्होंने पूछा कि कोई हमें ब्लड थिनर देने चाहिए कि नहीं, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं बताना चाहूंगा कि एक एज पर आईसीएमआर और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड एम्स की गाइडलाइन के अनुसार हम लोग मॉडरेट टू सीवियर डिजीज में हम लोग ब्लड थिनर या जिसे हम लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन कहते हैं वो हम लोग देते हैं। तो ये डोजेस की रिकमेंडेड है, स्टैंडर्ड डोजेस हैं वेट के हिसाब से, वो हम देते हैं और साथ में स्टेरॉइड भी देते हैं। तो ये देखा गया है कि स्टेरॉइड तो एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं और साथ में ये भी देखा गया है कि कई जगह जो है थ्रोम्बोस बन सकते हैं कोविड डिजीज में, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन कर देते हैं ब्लड सप्लाई को, इसलिए हम लोग ब्लड थिनर देते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है और ये मॉडरेट टू सीवियर डिजीज में देते हैं और इसकी स्टैंडर्ड डोजेस जो मेंशन है प्रोटोकॉल में उसके अनुसार हम लोग देते हैं। और उनका जो दूसरा सवाल, और इसमें इम्पोर्टेंट है कि इसको मॉनिटर करना चाहिए, अंदर सुपरविजन देते हैं हम। ये आप अपने आप नहीं ले सकते हैं, इसकी फिक्स्ड डोजेज होती है, उसको सुपरवाइज करते हैं कि इसके साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए और जितने दिन के लिए होता है वो फिक्स प्रोटोकॉल है, उसको हम लोग फॉलो करते थे। जी, उनका एक दूसरा सवाल था, उसका भी जवाब उनको मिल गया या उसकी अभी जरूरत है? आई थिंक दो सवाल थे, एक था स्टेरॉइड देते हैं, दूसरा ब्लड थिनर देते हैं। ठीक है। अमृत,
अच्छा, एक चीज और मैं all right, we also have अगर 1 मिनट आप अगर जी, हमें प्लीज दें। गो अहेड, प्लीज गो अहेड। हाँ, तो मैं जैसे ये बता रहा था कि आपको पोस्ट कोविड क्या क्या सिकलिए, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट उठाया था, ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस। हाँ, तो ये बिल्कुल, बहुत ही क्योंकि- इंपॉर्टेंट है समझना चलिए उस कि पर भी जब आपको स्टेरॉइड दिया जा रहा है जी तो वो अंडर सुपरविजन रेशनल डोजेज लें आप स्टेरॉइड की। आप घर पर अपने आप स्टेरॉइड ना लें, और जब भी स्टेरॉइड दिया जाएगा उसकी जो डोज मेंशन्ड है एज पर वेट उसके ही अनुसार लें। और उसके जब भी आप स्टेरॉइड लें तो अपना ब्लड शुगर जरूर मेजर करें। ऐसा ना हो कि आप ब्लड शुगर ना मेजर जी। करें और आपको साथ में हाइपरग्लाइसीमिया, टेम्परेरी डायबिटीज हो जाए, जी। और जिसके कारण आपको जो है म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस हो जाए, क्योंकि हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल तो वो बिल्कुल आगे करेंगे वो- डिस्कस। हमारे साथ बने रहिएगा, और हमारे साथ हमारे बाकी दोनों डॉक्टर विशेषज्ञ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत मैं कर दूं। डॉक्टर वेद प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और डॉक्टर सुनील बालियान भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, डॉक्टर वेद प्रकाश और डॉक्टर सुनील बालियान, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। अमृत, आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे। Yes, I'd like to ask Professor Ved Prakash. Professor Ved Prakash, a lot of people who have recovered from COVID are complaining about weakness. They say weakness persists. In fact, many ask us this question: should I get my RT-PCR test? It's been 14 days or 17 days since I contracted the virus, or my reports came in, or my first symptoms came in. Should I get my test done? Could the infection still persist, or does it finish by itself on the 14th day or the 17th day? Because they say some symptoms like indigestion, loose motions, upset stomach, or weakness persists with them. If you could clear the air on that, please. Yes, Amritpal ji, when the COVID patient get discharged, we have the different policy for discharge. Like we discharge the patient who are asymptomatic for 3 days, and total duration of hospital stay is 10 days. So we can discharge in 10 days also. Then if we have the persistent symptoms, then we can discharge in 14 days also. So these are the policies on the basis when we don't require testing or discharge. And sometimes when the symptoms are persisting, symptoms are worsened, like they require some more oxygen supplementation and BiPAP or CPAP or HFNC care or ventilator. So these require hospitalization for much more time. Then we have the your question next for like loose motions and other complications of the post-COVID scenario. Then the post-COVID. So the loose motions having this is the common symptom in the second wave when the people are contacting with this deadly virus. Then they might feel the loose motions and GI disturbances, because the receptors are on in the lungs and on the GI system also. So this is the common symptom for the COVID patients in second wave. So during second wave, but as the hydration of the patients is the of utmost importance. So the hydration to be taken care of. If we can give enteral, then we can give enteral feeding. Otherwise, parenteral feeding is a must for these patients to maintain the hydration in these patients. आगे इस पर और चर्चा करेंगे कि क्या कुछ treatment is the same as the the ofloxacin and ordinazole combination is working well in these patients, and like other dysentery and diarrhea, we treat these patients also. डॉक्टर वेद प्रकाश आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, के.एस. सिंगल जी हैं गाजियाबाद से। के.एस. सिंगल जी गाजियाबाद से हैं, बहुत बहुत स्वागत है के.एस. सिंगल जी, और सवाल पूछिए अपना। हाँ, हेलो जी। हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार।
जी जी, सवाल पूछिए के सिंगल जी। डॉक्टर साहब, मेरे बेटा है, उसकी एज है 46। अच्छा उन्होंने परसों जो है कोविशील्ड का फर्स्ट इंजेक्शन लगवाया था, वैक्सीनेशन अच्छा, कौन सा कोविशील्ड? कोविशील्ड लगाया था ESI हॉस्पिटल साई बाबा। जी। तो उनको रात को फीवर हुआ हम्म और 3-4 बजे उनके पेट में काफी दर्द रहा काफी देर तक, हम्म और उसके बाद वॉमिटिंग हुई उनको, हम्म और फीवर मतलब कल भी रहा। तो डॉक्टर जी। साहब इसका क्या है? ठीक है, डॉक्टर सुनील बालियान, आपने सवाल तो जरूर सुना होगा, इनके सवाल का जी जवाब। जी जी। देखिए, कोई भी वैक्सीन के बाद जो है 48 to 72 आवर्स तक हमें सिम्टम्स हो सकते हैं। वो सिम्टम्स माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी में होते हैं। आपको फीवर, हाई ग्रेड फीवर 102 103 तक रह सकता है, और ये केवल 72 आवर्स ही रहता है। जी। या कोई पेट में दर्द या हल्के लूज मोशंस हो सकते हैं। तो इसमें आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, और कोई भी एक्स्ट्रा मेडिकेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर फीवर है तो आप प्लेन पैरासीटामोल 650 mg ले सकते हैं। अगर उसके बाद भी आपका नहीं उतर रहा है तो आप मैथेनिक एसिड के साथ मेफ्टालफोर्ट एक टैबलेट ले सकते हैं दिन में 2 बार। और कोई भी एंटीबायोटिक, कोई भी एंटीवायरल दवाई अभी स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ वोमिटिंग है, हल्का गैस्ट्राइटिस है, तो आप एक एंटासिड पेंटोप्राजोल ऐड कर सकते हैं। और अगर इससे अलग आपको कोई सिम्टम नहीं है तो घबराने की, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 72 आवर्स के बाद ये सिम्टम ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। अगर 72 आवर्स के बाद भी ये सिम्टम आपको परसिस्ट करते हैं, तब आपको इसके लिए अपने नियर बाई फिजिशियन से मिलना पड़ेगा और आगे जांच करानी पड़ेगी। तो चलिए, जवाब मिल गया होगा सिंघल साहब कि अभी चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन नज़र बनाए रखिएगा, और 72 घंटे के बाद भी अगर ये सब चीज़ें जारी रहती हैं तो ज़रूर डॉक्टर से दिखा लीजिएगा। फेसबुक से कुछ सवाल ले लेते हैं अमृत। जी, हाँ। yes, Professor Sinha, Subroto Chaudhary asks on our Facebook page, जी what is cytokine storm? Yeah. There is, I would like to tell that cytokine storm is a state when there is a lot of release of cytokine in the body, and generally it is due to inflammation, secondary to the COVID infection. And generally we see this in the patient who are in the severe stage of the COVID. So what happened, if you do interleukin 6, so there will be increase in the interleukin 6, and normal is around 6 to 8, and when it is more than 10 times, then we'll say it is a cytokine storm, and generally if required, then we treat this cytokine storm with the help of tocilizumab. So this is kind of protocol. And another thing, there can be increase in the CRP also. So whatever inflammatory markers are there, that will increase because of cytokine storm. जी। फेसबुक पर एक सवाल था जिसकी आजकल बहुत चर्चा है अमृत। वो चर्चा ये कि मुकेश मिश्रा जी ने कहा था कि अगर वो एलोपैथ की जगह आयुर्वेद की दवा लेना चाहते हैं तो क्या विकल्प है। मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि हमारे पास जो डॉक्टर विशेषज्ञ मेहमान हैं, तीनों हमारे विशेषज्ञ मेहमान एलोपैथ से जुड़े हुए हैं, लेकिन आयुर्वेद को लेकर के जो कुछ भी सलाह है वो स्वास्थ्य मंत्रालय के आयुष विभाग के द्वारा वो सलाह दी गई है कि कौन सी चीज़ें आपको इम्यूनिटी को मजबूत करने में, कोरोना से उबरने में आपको मदद कर सकती हैं। वो पूरी लिस्ट है वहाँ पर, आप ज़रूर मुकेश मिश्रा जी वहाँ जा करके देख सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। एक सवाल, Lachandra, yes, if I can please intervene here. Yes, A please. lot of people ask this question about Ayurveda. You said that all the guests sitting here are allopathic doctors, but I'll request these doctors to, if they can for a moment, keep their allegiance to allopathy aside, because the fact of the matter is that the health infrastructure of our country, the state of health infrastructure of our country, especially in the rural areas, is such that trained allopathic doctors may not just be available at a lot of places. जी। So people want to say take a haldi ka doodh or mulethi or things like that. So what is your advice if all three doctors could come in, that does this help? Or say the kada, etc., that people are drinking, does this help? What would be your general advice to people to keep their immunity up, or if they are mildly affected by the infection,
how should they go about it when it comes to these so-called traditional remedies, while they may not fall clearly under Ayurveda, etc. If I can begin with you, Dr. Balyan. देखिए सर, तीनों ही पद्धति, चाहे वो एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो और होम्योपैथिक हो, तो सब में अपने स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होते हैं, अपने स्पेशलाइज्ड सबका एक फील्ड होता है। सबका सोर्सेज अलग होता है, सबकी मान्यताएं अलग होती हैं। हमारी एलोपैथिक में क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट होते हैं, तो हम हर चीज के पीछे कोई ना कोई तथ्य ढूंढते हैं, रिसर्च होती है, उसके बाद ही हम किसी चीज को कहते हैं। बाकी पत्ती के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, वो किस बात पे कहते हैं। अगर आप कहते हैं कि हाँ हल्दी का दूध पीने से जो है इम्यूनिटी बढ़ती है, तो बीइंग ए साइंस स्टूडेंट हम उसके पीछे उसके रीजन ढूंढते हैं कि किस कारण से ऐसा, हल्दी में कौन कौन से केमिकल्स हैं, ऐसे कौन से तत्व हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, और हम उसकी पूरी डिटेल स्टडी में जाते हैं। और उसमें फायदों के साथ साथ हमारा मेन फोकस नुकसान पे भी होता है कि इनकी वजह से क्या क्या नुकसान, दुष्परिणाम बॉडी में हो सकते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं एलोपैथिक चीजों का सवाल रहा। लेकिन जैसा आपने एक जनरलाइज क्वेश्चन पूछा है कि क्या ऐसी चीजें हमें फायदा देती है जहाँ पे जो है एलोपैथिक डॉक्टर्स नहीं है, जहाँ पे हेल्थ केयर एलोपैथिक का इतना डेवलप नहीं है। ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी दैनिक दिनचर्या होती है, वो बहुत बड़ा जो है एक रोल प्ले करती है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में। हल्दी के दूध में पहले भी कुछ रिसर्च हो चुके हैं, कुछ डेटाज आए हैं कि हल्दी में जो है एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी काफी अच्छी होती है, और कोई भी चोट लग जाने पर वो एज ए एंटीबायोटिक काम करती है। बट अभी भी मुझे लगता है काफी रिसर्च की जरूरत है, और कोई भी तथ्य सामने रखने के लिए बिल्कुल रिसर्च की जरूरत है। और मैं यहीं पर डॉक्टर वेद प्रकाश जी को भी लाना चाहूंगा। डॉक्टर वेद प्रकाश जी, आप भी जरा बताएं कि अगर इम्यूनिटी बढ़ाने को लेकर के कुछ चीजें हैं जो कि हम जानते हैं कि पहले से भी प्रचलित रहे हैं, आयुर्वेद भी उसको लेकर के उस पर जोर देता है कि इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, या रोग से लड़ने की जो क्षमता है वो आपके अंदर ज्यादा आती है। इसको लेकर के हम जानते हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी अभी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति जो है, जो कि भारतीय चिकित्सा पद्धति है, उनको प्रमोट करने के लिए कई कदम उठाए हैं। ऐसे में लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि कितनी इस चीज की स्वीकार्यता है? बिल्कुल लालचंद जी, देखिए जिस तरह से कि इम्यूनिटी को लेकर के साल भर से लगातार चर्चाएं मीडिया के माध्यम से भी और सबके बीच में है, इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि जो इम्यूनिटी है वो हेल्दी लाइफ स्टाइल का हिस्सा है। ठीक, यदि आप हेल्दी हैं तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम भी बेहतर होगा, बशर्ते कि आपको कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस ऐसी ना हो जिससे कि इम्यूनिटी कमजोर होती है। और इसके लिए मैं कहूंगा कि जहां तक कि खान पान की बात, दूसरा व्यायाम की बात, और तीसरा जो मेडिटेशन या योगा की बात, तो इसमें जहां तक खान पान की बात है तो इसमें प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, इनको किस तरह से हम लोग सप्लीमेंट करें, उसके लिए मैं कहूंगा कि यदि आपकी थाली में 5 रंग अगर मौजूद हैं, 5 रंग हैं अगर थाली में, आपके अलग अलग रंग के 5 व्यंजन जो कि बराबर मात्रा में अगर आपके में मौजूद हैं, तो उसमें सभी पूर्तियां हो जाती हैं। उसमें प्रोटीन की भी हो जाती है, फैट की भी हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स की भी हो जाती है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो ताजे फल और सब्जियां जो मौसम में आ रहे हैं उनका इस्तेमाल करें, प्रोटीन्स को बढ़ा सकते हैं इसमें। तो ये एक सप्लीमेंट्स की बात हो गई। इसके अतिरिक्त जैसे विटामिन सी या अन्य की बात है, तो जिसमें आंवला है, नींबू है, मौसमी है या खट्टे फल हैं, उनको उपयोग किया जा सकता है। साथ ही साथ जो अदरक है, हल्दी है, इस पे काफी चर्चा हुई है, इनको भी लगातार उपयोग किया जा रहा है घरों में। तो ये भी एक इम्यूनिटी के बूस्टर का काम करते हैं, जिसमें और लहसुन भी है, और जो इस तरह के मैं कहूंगा कि सप्लीमेंट्स हैं। इसके साथ ही साथ विटामिन डी, विटामिन सी, जिंक, इनको भी आजकल काफी उपयोग में लाया जा रहा है। विटामिन डी के लिए मैं कहूंगा कि सप्लीमेंट के साथ साथ धूप लेना भी बहुत आवश्यक है। यदि हम हफ्ते में 2 दिन आधे घंटे के लिए पूरे शरीर पर बिना कपड़े के अगर हम लोग धूप लेते हैं, आगे से 15 मिनट और 15 मिनट पीछे की तरफ से, तो ऐसी स्थिति में अगर 2 हफ्ते में 2 बार यदि हम ले पाते हैं, तो विटामिन डी के लिए ये एक बेहतर उपाय ये होगा। साथ ही साथ
इसके अतिरिक्त मैं कहूंगा कि जो एक्सरसाइज का शेड्यूल है, बिल्कुल, जिसमें बिल्कुल। कार्डियक एक्सरसाइजेज हैं या लाइट एक्सरसाइजेज हैं, उनको इंडोर में लगातार करने की सलाह दी जा रही है। हाँ। जिसमें कार्डियक एक्सरसाइजेज हैं जिनमें कि सांस तेज चलती है और हार्ट का रेट बढ़ जाता है, जी जी उन एक्सरसाइजेज को लाइट तरीके से कर सकते हैं। इसके बिल्कुल, और इन अतिरिक्त सब चीजों का फायदा की मिलता है। बात करें, बिल्कुल, तो deep इनका breathing फायदा मिलता है। exercises और जो अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, ब्रीथ होल्डिंग है, ये तमाम तरह की एक्सरसाइज ऐसी हैं जिनको हम लोग इसके लिए कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके अतिरिक्त मूड स्टेबलाइजेशन में और वेलबींग के लिए एक योगा और प्राणायाम और इसके अतिरिक्त जो मेडिटेशन, इसका एक अलग महत्व है। बिल्कुल, तो मैं इन कहूंगा कि सभी चीजों का ये महत्व है। हमारी स्थिति है कि जब इम्यूनिटी के लिए हम लोग इन सभी का उपयोग कर सकते हैं। चलिए, आगे- और जो एक इन्नेट इम्यूनिटी, जो जन्मजात इम्यूनिटी है, उसको हम बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है, जिसमें कि हम लोग जब शरीर ऐसे वायरस, बैक्टीरिया, इनके इन्फेक्शन से दो चार होता है, तब ये इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो ये एडेप्टेशन के माध्यम से है। और एक पैसिव इम्यूनिटी है जो कि मदर से चाइल्ड में जाती है। जी, या चलिए फिर इस पर और कभी हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। आज की चर्चा का जो हमारा फोकस अमृत ये है पोस्ट कोविड केयर की, लेकिन उस पोस्ट कोविड केयर वाली चर्चा पर हम लोग लौटें उससे पहले थोड़ी सी छोटी सी प्रतिक्रिया डॉक्टर संजीव सिन्हा की भी ले लेते हैं आयुर्वेद के इन नुस्खों पर, जो जिसकी चर्चा है कि भाई उससे काफी मदद मिलती है। तो संजीव सिन्हा, डॉक्टर संजीव सिन्हा, आप भी अपना एक छोटा सा नजरिया रखें, उसके बाद फिर हम पोस्ट कोविड केयर वाले मुद्दे पर लौटेंगे। ये मैं इस बारे में कहना चाहूंगा लाल सिंह जी कि इसकी ऑलरेडी गाइडलाइन दी हुई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे। बिल्कुल, इसका मैंने भी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने बहुत ही अच्छी गाइडलाइन दी है और मैंने इसको पढ़ा भी है। और मैं उन गाइडलाइन के बिहाफ पर ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने हर्बल ड्रग्स और जैसे डॉक्टर वेद प्रकाश ने भी बताया, तो उन सब चीजों का काढ़ा, जैसे उन्होंने बताया कि काढ़ा से फायदा होता है और कुछ हर्बल ड्रग्स हैं उनसे फायदा होता है। तो इन सब चीजों को, और जैसे आप स्टिमुलेशन लीजिए और जो सीजनल फ्रूट्स लीजिए, हर्बल ड्रग्स लीजिए, और साथ में जो अभी और डिस्कशन हुआ कि घर में जो हम लोग रोजमर्रा टाइम में यूज करते हैं डिफरेंट टाइप के स्पाइसेस, उनसे भी फायदा होता है जी। तो ये एक ओवरऑल बहुत ही अच्छा सजेशन है जिसमें हम साथ इसको हम लोग मानते हैं और घरेलू नुस्खों हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज भी करते हैं। तो इसको हम जो भी गाइडलाइन मिनिस्ट्री ने दी है उसको मैं सपोर्ट करता हूँ जी। और एज पर गाइडलाइन और डॉक्टर के सजेशन से। एक अच्छी बात है, एक अच्छी बात है कि सामंजस्य के साथ अगर चिकित्सा पद्धति होती है तो उससे जरूर लोगों को फायदा मिलेगा। अमृत, आपको अगला सवाल पूछने का मौका दूं उससे पहले एक कॉलर को जोड़ लेता हूं। सोनाली गुप्ता जी हैं बिहार के समस्तीपुर से और कुछ सवाल पूछना चाहती हैं। सोनाली जी, स्वागत है। हेलो, गुड इवनिंग डॉक्टर। हेलो हेलो, सर, मैं पूछना चाह रही हूँ, मेरी मम्मी ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस की सीवियर पेशेंट है। उनकी अप्रॉक्स 8-9 टैबलेट एक दिन में चलती हैं मेडिसिन। तो क्या वो कोविशील्ड या कोवैक्सीन ले सकती हैं इन सब को कंटिन्यू करते हुए, या अगर वैक्सीन लेती हैं तो वो 1-2 दिन ड्रॉप करना होगा मेडिसिन को? डॉक्टर सुनील बालियान, बताइए। सर, मैं थोड़ा जो क्वेश्चन है वो शुरुआत का कट गया उनका। अच्छा, तो मैं एक ऐसा करता हूँ, किस चीज के लिए मेडिसिन लेते हैं? सोनाली जी एक बार फिर से जरा क्वेश्चन रिपीट कीजिए, वो कौन सी दवा ले रहे हैं? सर, एक्चुअली एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, यूरिक एसिड पेशेंट है और माइग्रेन है जी जी, और बहुत सीवियर है उनका। दोनों ट्रांसप्लांट हुआ है अभी जस्ट 6 months पहले। जी ठीक है। देखिए, ऐसा कोई भी मेडिसिन जो आपने बीमारियां बताई इसमें जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या यूरिक एसिड की बीमारियां हो, अच्छा मैम, आप मेरा आंसर सुन लें अभी अपने उसको लेके। ऐसी जितनी भी आपने बीमारियों के नाम बताए जिसके लिए वो मेडिसिन ले रही हैं, चाहे वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो या यूरिक एसिड आपका हाई हो या फिर जो माइग्रेन है उसकी कोई दवाइयां ले रही हैं, तो ऐसा कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि वो जो है कोविशील्ड या कोवैक्सीन नहीं ले सकते हैं। ना ही कोई दवाई उनको बंद करने की जरूरत है। जो वो मेडिसिन अपनी लगातार ले रहे हैं उनको लेते रहें और अपना वैक्सीनेशन जो है नियर बाय बूथ पे जाके जरूर कराएं।
जो वैक्सीनेशन से होने वाले माइल्ड कॉम्प्लिकेशंस हैं वो होने के चांसेस उनको भी उतने ही हैं जितने बाकी पेशेंट्स को हैं। ना ही आपने बताया कि ना ही उनका कोई डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, ना ही कोई वो ब्लड थिनर ले रहे हैं। रोमेटॉइड आर्थराइटिस में यूजुअली 5 से 6 टैबलेट दी जाती है जो कि इसमें स्टेरॉइड भी चलते हैं और बाकी दवाइयां भी चलती हैं। तो उनका कोई ऐसा कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है कि वो वैक्सीन नहीं ले सकते हैं, उनको वैक्सीन लेना चाहिए और जरूर लेना चाहिए। जी अमृत। Mukesh Sharma has a question on our Facebook page. He's written in Hindi, so I'd request, all right, I'll request Professor Sinha to take this question, please, and answer in Yes, Hindi. sir, please. ये कह रहे हैं कि सर मैं हार्ट पेशेंट हूँ, 2 बार ऑपरेशन हो चुका है, 11 साल से रोजाना मेडिकेशन ले रहा हूँ, क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूँ? प्रोफेसर सिन्हा प्लीज। हाँ, ये 11 साल से जो उनको ऑपरेशन क्या कॉर्नरी आर्टरी बाईपास सर्जरी हुई है या कोई वॉल्व ट्रांसप्लांट हुआ है? सर उन्होंने कुछ लिखा नहीं, उन्होंने सिर्फ ये लिखा कि अच्छा, 11 साल से मेडिकेशन ले रहे हैं, 2 बार ऑपरेशन इसमें हो बस चुका मैं है। ये इसलिए ये मैं पूछना चाह रहा था, अगर वॉल्व सर्जरी हुई है तो मरीज ब्लड थिनर पर भी होते हैं, तो अगर ये बिल्कुल ले सकते हैं, कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है। दिस इज अ कोमॉर्बिड स्टेज एंड दिस इज वन ऑफ द इंडिकेशन फॉर वैक्सीन, कोविड वैक्सीन। ओके, तो इनको बेहिचक जाना चाहिए वैक्सीन सेंटर पे, बट वहां जब ये जाएं तो डॉक्टर को पूरे डिटेल्स बताएं। एक फॉर्म भरना होता है फर्स्ट वैक्सीन के टाइम में, तो उसमें पूरे डिटेल्स बताने पड़ते हैं, या डॉक्टर वहां जो होता है उसको वर्बल सारे डिटेल्स बता दें कि ये हमारी कार्डियक सर्जरी हुई है और इसमें ये दवाएं चल रही हैं। अगर ब्लड थिनर चल रहे हैं तो इनको बस ये एडवाइस दी जाएगी कि जब इनको वैक्सीन का इंजेक्शन लगाया जाएगा तो ये थोड़ी ज्यादा देर तक, जहां पर इंजेक्शन साइट पे जो कॉटन रखा जाएगा इंजेक्शन लगाने के बाद, उसको थोड़े से ज्यादा देर तक प्रेस करके रखें और आधे घंटे तक ये वैक्सीन सेंटर पर ही रहें। अगर कोई इनको साइड इफेक्ट होता है तो तुरंत वैक्सीन सेंटर के डॉक्टर को इन्फॉर्म करें जी, और ये सेफ है, इसमें कोई भी कंट्राइंडिकेशन नहीं। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल सीधा सीधा जवाब है। डॉक्टर वेद प्रकाश, आपसे मैं फेसबुक पर पूछा गया एक सवाल लेना चाहूँगा, और पिछले 2 हफ्ते पहले ये बहुत ज़्यादा चर्चा में ये बात थी भी। दुर्भाग्य से डॉक्टर के अग्रवाल अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन सवाल संजय जैन का है कि उन्होंने तो दोनों डोज ली थी वैक्सीन की और उनको तो सबसे अच्छी फैसिलिटी, चिकित्सा की सुविधा भी मिली, लेकिन वो दुर्भाग्य से हमारे बीच नहीं रहे। इस पर बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे हैं जिनके मन में कई सवाल उठते होंगे और स्वाभाविक भी है। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर वेद प्रकाश इस पर बताएं, जरा इस पर कुछ रोशनी डालें कि किस वजह से डॉक्टर के अग्रवाल को, जिनको कि दोनों वैक्सीन लग चुकी थी, सारी सुविधा प्राप्त थी, उसके बावजूद हम उनको नहीं बचा सके। And Lachandra, if I can please intervene and broad base this question, your question, I agree it's a very valid question, whoever has asked it on our Facebook page. जी. Professors, it's not just that Dr. K.K. Agrawal's case, there are few other cases that I personally know of where people have already taken 2 doses of vaccine, but the disease has proven fatal. So, though the government figures say the figure is very less, and data suggests that figure is in 0.0 some percentage. लेकिन ऐसे मामलों की चर्चा ज़्यादा हो रही है। Does that leave people susceptible to severity of the disease? Does that leave people susceptible to contracting the infection? Isn't the vaccine completely protective? The efficacy of it? If you could answer all these questions in the context that this question has been asked. बिल्कुल, डॉक्टर प्रोफेसर वेद प्रकाश प्लीज। बिल्कुल लालचंद जी, आपने बहुत ही वैलिड सवाल पूछा है। ये सवाल काफी लोग इस समय पूछ रहे हैं कि किस तरह से हम लोग ये माने कि जो हमारी वैक्सीन है वो इफेक्टिव है या नहीं है। देखिए, इम्यूनोजेनेसिटी की जहां तक बात है, वर्ल्ड में चाहे कोई भी वैक्सीन हो और किसी बीमारी के लिए बनी हो, वो 100% प्रोटेक्शन नहीं देती है। इम्यूनोजेनेसिटी का जहां तक सवाल है, अगर हमारी जो दोनों कोवैक्सीन या कोविशील्ड का, तो इसका लगभग 70 से 80% का ये डाटा है कि जहां पे इनको एक इम्यूनोजेनेसिटी डेवलप हो रही है। सेफ्टी तो अच्छी है, सेफ है वैक्सीन, ये तो
करोड़ों करोड़ लोगों को लगी हैं, तो ये साबित हो चुकी है। दूसरी बात जो इम्यूनोजेनेसिटी की इम्पोर्टेंट है, उसको अगर हम कुछ कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जरूर ऐसे मामले कुछ सामने आ रहे हैं कि जिनको ये एडवर्सिटीज आई हैं, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे मामले भी हैं कि जहां पर बहुत ही माइल्ड या जिनको इन्फेक्शन हुआ है तो एसिम्प्टोमेटिक रहे हैं या माइल्ड रहे हैं, माइल्ड सिम्प्टोमेटिक रहे हैं, ऐसी संख्या भी बहुत बड़ी है। तो ज्यादा संख्या इस तरह की है। ये जिस तरह से एक स्वरूप बदलने वाली बात है, लगातार आपके माध्यम से भी रखा गया है कि जो आरएनए वायरसेस हैं ये लगातार म्यूटेट होते रहते हैं और म्यूटेशन की इनकी प्रॉपर्टी है। अगर डॉक्टर वेद प्रकाश लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकर के आते हैं जी। तो ये हर वर्ष आप देखेंगे कि इसके लिए अलग वैक्सीन आता है और वो ऐसे म्यूटेंट स्ट्रेन के लिए आता है जो पिछली बार हुए हैं, आगे फिर अपना स्वरूप बदलते हैं। तो लगातार ये समस्याएं आरएनए वायरसेस के साथ बनी हुई हैं कि वो म्यूटेशन के साथ में एक नया अपना कोड लेकर के फिर से सामने आते हैं और फिर से वो इस इन्फेक्शन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें जी, तो इससे जो इफेक्टिवनेस है वो 80% के आसपास, 70 से 80% इफेक्टिवनेस है। और जो अन्य वैक्सीन हैं उनमें भी कुछ अच्छा क्लेम किया है, तो वो ऑप्शंस भी शायद अब आगे और अवेलेबल होंगे। और मैं कहूंगा कि देखिए, हर्ड इम्यूनिटी अचीव करने के दो तरीके हैं, या तो इन्फेक्शन के माध्यम से हो जाए और या फिर वैक्सीनेशन से। इन्फेक्शन से हुआ है काफी हद तक, लेकिन हम लोगों को वैक्सीनेशन को बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ाना होगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। उनको भी नए ऑप्शंस के लिए, जहाँ कोविशील्ड है वहाँ एक और अभी अप्लाई किया गया है, और अभी स्पुतनिक वो भी आने वाली है, अमेरिका से भी और वैक्सीन इंपोर्ट करने के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस हमारे लोगों के लिए सामने आए और जल्दी से जल्दी हम लोग वैक्सीनेट कराएं अपने लोगों को, ये हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए। डॉक्टर संजीव सिन्हा, इसी बात पर, क्योंकि देखिए ये जो सवाल है ना, इस सवाल ये जो डॉक्टर के अग्रवाल को लेकर के हमारे दर्शक ने जो सवाल किया है, इस सवाल के पीछे कई सवाल छुपे हुए हैं और लोगों के मन की कई शंकाएं इसमें छुपी हुई हैं। तो इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। ये अभी तक की जो आंकड़े उपलब्ध हैं, जितने सभी आंकड़े उपलब्ध हैं, वो ये कहते हैं कि जिनको भी वैक्सीन लगी हुई है उनके संक्रमित होने का जो दर है, उनका जो परसेंटेज है, वो बहुत ही कम है। कहीं पर 2%, कहीं 3%, कहीं पर आधा % से भी कम। और दूसरी तरफ, जैसा डॉक्टर वेद प्रकाश ने कहा कि कोई भी वैक्सीन जो है, किसी ने 70% दावा किया, किसी ने 80% दावा किया है, तो हम व्यवहार में देखते हैं कि वैक्सीन तो 95 से लेकर के 99% तक कामयाब हैं। क्या नजरिया है आपका डॉक्टर संजीव सिन्हा? क्योंकि जो डॉक्टर के अग्रवाल जैसे दुर्भाग्यपूर्ण मामले होते हैं उसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन डेटा ये कहता है कि वैक्सीन बहुत कामयाब है। देखिए, इस मामले को इस तरह से समझना होगा कि जो भी वैक्सीन है, जैसे वैक्सीन हो गई, तो मैं आपको इस तरह से समझाना चाहूंगा कि इनकी एफिकेसी क्या है। स्पुतनिक वी वैक्सीन है, इसकी एफिकेसी 91% है जो उन्होंने क्लेम करी है। कोवैक्सीन ने 80% के अराउंड करी है, और जो कोविशील्ड है ये 70 to 80% के बीच में है। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं। अब क्या होता है कि जिन लोगों ने वैक्सीन ली है, दोनों डोजेस ले लिए हैं और उसके बाद 15 दिन निकल गए हैं, तो उनमें कहा जाता है कि एक बॉडी में एंटीबॉडीज बन गई हैं जो सफिशिएंट अमाउंट में बन जाती हैं, और उनको हम लोग कहते हैं कि नाउ बॉडी कैन फाइट अगेंस्ट द कोविड वायरस। दिस सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूं। और क्या हो सकता है, कुछ लोगों में अगर डायबिटीज है, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज है, क्रोनिक लंग डिजीज है, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, कोमॉर्बिड डिजीज कहते हैं, या एज मोर देन 60 ईयर्स है, तो उनमें उतना इफेक्ट नहीं आता है जितना हमें और बीमारियों में आ जाता है, और हेल्दी पर्सन में जितना आपका इफेक्ट आएगा इन एंटीबॉडीज का। तो वो देखना पड़ेगा हमें कि उन, जैसे हम एक हेल्दी पर्सन को लेकर चल रहे हैं, तो अगर उसको फ्यूचर में जो 10% या 12-15%
पेशेंट में होता है इन्फेक्शन या 2% जो भी आपने कहा है, तो उनके अंदर माइल्ड सिम्टम्स हैं। अगर आपने वैक्सीन ले ली है, आपने दोनों डोजेस ले लिए हैं, आपने 15 दिन हो गए हैं आपको वैक्सीन लिए हुए, तो अगर आपको होता भी है इन्फेक्शन जिसके चांसेस कम हैं, तो आपको एक माइल्ड इन्फेक्शन होगा और साथ में उसके आपको अगर हॉस्पिटल में भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ सकती है, जैसा कि डेटा बताता है, और घर पर ही रहकर आप इलाज हो जाएगा, या कई केसेस में एसिम्प्टोमेटिक भी रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कोविड हुआ है। लेकिन एक चीज और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा जी, जो आजकल काफी लोगों को फॉलो करना चाहिए, काफी लोग नहीं कर रहे हैं। क्या होता है, दोनों डोज ले ली आपने, 15 डेज हो गए, उन्होंने मास्क लगाना छोड़ दिया, उन्होंने हैंड हाइजीन छोड़ दी, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ दी। तो एक हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस पे बहुत ही अच्छा संदेश दिया है, दवाई भी कड़ाई भी। बिल्कुल। तो आप वैक्सीन लेने के बाद अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर रखें, ये नहीं कि आपने मास्क छोड़ दिया, हैंड हाइजीन नहीं रख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रख रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। आपको ये फॉलो करना है अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर जी। अब तीसरी चीज ये हुई है कि जो जैसे मैंने बताया, जो कोमॉर्बिड स्टेट के लोग होते हैं, तो उनको ये होता है कि मान लीजिए कोविड की वैक्सीन तो आपको कोविड से ही करेगी, सेफ्टी देगी, बट वो हार्ट अटैक से सेफ्टी नहीं देगी, आपकी डायबिटीज को सेफ नहीं करेगी, या आपके सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज को सेफ नहीं करेगी। किसी तो दूसरी बीमारी से उन लोगों में इस तरह का कोविड इन्फेक्शन भी हुआ और साथ में हार्ट अटैक भी हो गया, और उनको जब एडमिट किया जाता है तो हम उनको समझते हैं कि दे हैव ओनली कोविड डिजीज। ओके। बट जब वो हॉस्पिटल में आते हैं तब वो डायग्नोज होता है कि उन्होंने हार्ट अटैक भी लेकर आए हैं, या लंग में इन्फेक्शन लेकर आए हैं, या स्ट्रोक लेकर आए हैं, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज के साथ आए हैं। तो इन सब चीजों को बहुत डिटेल में देखकर ही कमेंट हम कर सकते हैं। हम केवल ये नहीं कह सकते हैं कि कोई आदमी अगर कोविड लेकर आया है तो उसको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, या उसको ब्रेन की नहीं होगी, या और डिजीज नहीं होगी, क्योंकि कोविड इटसेल्फ इंक्रीज करता है इन सब बीमारियों को। बिल्कुल। क्योंकि थ्रोम्बोसिस, तो उसी के कारण हम लोग ब्लड थिनर देते हैं। तो और ये देखा गया है कि कोविड के पेशेंट में, कोविड के मरीजों में ये बीमारियां ज्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं, जैसे हार्ट अटैक या डायबिटीज या आपका ब्रेन स्ट्रोक। तो ये इन सब चीजों को इन टोटलिटी देखकर ही मैं कमेंट कर सकता हूँ, क्योंकि इस बारे में हमें डिटेल में नहीं पता है, केवल कोविड पता है, क्योंकि इस बारे में बहुत सारे रिसर्च अभी चल ही रहे हैं और आगे चीजें आएंगी। आगे हम चर्चा बढ़ाए हैं, उसके पहले एक कॉलर को ले लेते हैं। एक दर्शक किरण रावत जी हैं यावतमाल से, स्वागत है, सवाल पूछिए किरण जी। कि मेरे फादर को ART ट्रीटमेंट चालू है, तो वैक्सीन ले सकते हैं क्या? मैं आपके सवाल का जवाब लेता हूं डॉक्टर सुनील बालियान जी से। सुनील जी। हाँ, देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को ये बताना चाहूंगा कि कोई भी ड्रग या कोई भी ऐसा अभी तक कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं आया है कि कोई पहले से किसी बीमारी की मेडिसिन ले रहा है और वो इसको उसके लिए जो है कोवैक्सीन या कोविशील्ड कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इनफैक्ट सबसे पहले जब ये वैक्सीन दी गई तो सिर्फ उन लोगों के लिए आई जो 45 या 60 ईयर्स अबो विद कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, जिनको पहले से दूसरी बीमारियां हैं, जिनको कोरोना अगर हो जाता है तो खतरनाक हो सकता है। तो उसमें लगभग 20 बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि हार्ट की डिजीज है, क्रोनिक किडनी डिजीज है, या लीवर सिरोसिस है। ये सारी बीमारियां हैं जिनमें थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है। जब भी हम सेंटर पे जाते हैं, जो वहाँ पे डॉक्टर होता है वो प्रॉपर हिस्ट्री लेता है, उसी के बाद वो उसके सुपरविजन में दी जाती है, और देने के बावजूद भी आधे घंटे से 40 मिनट तक वहाँ पे सेंटर पे वेट करना होता है कि कोई रिएक्शंस तो नहीं हो रहे हैं। एक ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है अगर कोई लोग पोस्ट वाल रिप्लेसमेंट पे जो है ब्लड थिनर पे हैं और ब्लड थिनर भी काफी ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं और PTINR का लेवल 4.5 के ऊपर है, तो हम ऐसे पेशेंट्स को जरूर एडवाइस करते हैं कि वो अपना PTINR का लेवल एक बार चेक करा लें और उसके बाद ही वैक्सीन लेने के जाएं जब वो नॉर्मल जो उनकी रेंज है उसमें। अदरवाइज चाहे आप ART ले रहे हो, ATT ले रहे हो, या कोई भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की ले रहे हो, या डायबिटीज की दवाइयां ले रहे हो, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है कि आप जो है कोविशील्ड या कोवैक्सीन नहीं ले सकते हैं। इनफैक्ट ऐसे मरीजों को भारत सरकार ने भी सबसे पहले कोमोर्बिड कंडीशंस वाले पेशेंट्स को ही वैक्सीन दिया गया था। तो ये ध्यान में रखें कि आप लोगों को लेना है और जितना जल्दी लें उतना अच्छा है। जी। तो अमृत, अब हम
कोशिश करें कि अब हम लोग जो पोस्ट कोविड केयर पर जो हमने चर्चा की थी उस तरफ लौटें। Yes, Lachandra, but Dr. Balian, a lot of people asked this question, so let me quickly ask it because Rajpal Singh Chauhan has also asked this question today, and many people previously asked this question. They have a question about that they've taken tetanus shots. Can they take the vaccine? Does it interfere? So a lot of people have queries about tetanus shots. If you could answer that, please. Tetanus shots when they had taken before, I mean the duration of tetanus also varies. How many days before they had taken, or the same day when they had taken the tetanus shot and same day they want to go for the vaccination. And secondly, why they had taken this tetanus shot, they got some type of any injury, any road traffic accident, and what are the things which leads the adults to take this tetanus booster dose. But there is no any, I think, drug-to-drug interaction which usually contradict this co-vaccine, so they can go ahead with this with proper interval. Dr. Balian, Mr. Chauhan says that his daughter, aged 36-year-old, had taken tetanus on the 24th of May. Now his specific question is, after how much time should she take the vaccine? देखिए ऐसा कोई there is no such contraindication that with tetanus you cannot take Covishield and co-vaccines. You can take it, and yes, after 24 to 48 hours you can go ahead with co-vaccine and Covishield. अमृत, पोस्ट कोविड पर जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें एक बड़ी चिंता आजकल लोगों की है ब्लैक फंगस को लेकर के, क्योंकि रिसर्च ये बताते हैं कि जो ब्लैक फंगस की समस्या है वो काफ़ी हद तक पोस्ट कोविड से जुड़ी हुई है। बहुत सारे ऐसे ब्लैक फंगस के केसेस पहुंच रहे हैं जो कि पोस्ट कोविड से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वेद प्रकाश, ऐसे लक्षण हैं ब्लैक फंगस के जिसमें शुरू में ही पहचान लें, और दूसरी चीज़ ये कि ऐसी कौन कौन सी सावधानियां बरतें जिससे पोस्ट कोविड में किसी भी तरह से ये ब्लैक फंगस ना हो। बिल्कुल लालचंद जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस समय जो देखने को आ रहा है कि जो पोस्ट कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनमें कुछ मरीजों में ब्लैक फंगस की शिकायत सामने आ रही है। इसमें मैं ये कहूंगा कि जो लक्षण की अगर बात करें, जैसे आपने सवाल किया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये जो फंगस है पहले नेजल कैविटी में या फिर जो पैरानेजल साइनसेस हैं उनमें होता है, और वहां से ये आगे इन्वेड करता है, और आंख जो जिस तरफ को भी नेजल कैविटी से साइनसेस से उसी तरफ की आंख तक जाता है, और ब्रेन तक भी पहुंचने के मामले सामने आ रहे हैं। तो इसमें सिर दर्द हो सकता है, तेज सिर दर्द हो सकता है, आधे सिर में दर्द हो सकता है, आंख बाहर आ सकती है, आंख पे सूजन आ सकती है, एक तरफ बंद भी हो सकती है आंख, और उस तरफ जो स्किन है उसका भी कलर जो डिस्कलरेशन है ब्लूइश वो भी हो सकता है, और नाक से खून आने की शिकायत हो सकती है, दर्द हो सकता है, ब्लॉक हो सकती है नाक। तो इस तरह के लक्षण यदि मिल रहे हैं और साथ ही साथ अगर ब्रेन में इन्वेड कर रहा है तो बेहोशी आ सकती है, किसी अंग का काम करना भी बंद हो सकता है। तो इस तरह के तमाम इसमें सिम्टम्स आ सकते हैं। जहां तक सावधानी की बात है, वहां पे मैं ये कहना चाहूंगा कि ये प्रिवेंटेबल है। जो मरीज हमारे शुगर के मरीज हैं खास करके, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट के मरीज हैं, उन रोगियों में हम लोगों को विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये वो मरीज हैं जिनमें इम्यूनिटी का लेवल पहले से ही कमजोर रहता है, और जो शुगर जिनका बढ़ा हुआ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इस बार जिनमें शुगर कभी बढ़ा नहीं है उनमें भी कोविड के दौरान शुगर बढ़ा हुआ मिल रहा है। और साथ ही साथ जब हम लोग स्टेरॉइड का उपयोग करते हैं तो ये शुगर की और ज्यादा मात्रा बढ़ जाती है इससे। तो इसको एक तो टाइट कंट्रोल रखें, शुगर का जो कंट्रोल है उसको इंसुलिन के माध्यम से, दवाई के माध्यम से, अपने विशेषज्ञ डॉक्टर हैं जो इलाज कर रहे हैं वो उसको टाइट कंट्रोल रखें, ये बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ जो ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है, क्योंकि जो एक सामान्य तौर पे हमारे साइनसेज या नेजल उससे
जो एक नेचुरल है उसमें 6 से 10 लीटर या 12 लीटर तक की एयर कंडीशन करने की क्षमता होती है, लेकिन इसमें एयर भी ज्यादा देनी पड़ती है। जहां तक अगर HFNC की बात करें तो वहां 60 लीटर एयर वहां देनी होती है। तो ऐसे में जो सिस्टम्स हैं, डिलीवरी सिस्टम्स, वो स्टरलाइज होने चाहिए, अच्छे से उनकी साफ सफाई और पीरियडिकली जो ट्यूब्स हैं उनको बदलना चाहिए, और साथ ही साथ ह्यूमिडिफिकेशन और वार्मिंग, जो एयर कंडीशनिंग का काम जो साइनसेज करते हैं, नेजल म्यूकोजा से होता है, उसको प्रॉपरली मशीन के द्वारा करके ही दिया जाना चाहिए। इस तरफ हम लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ जो स्टेरॉइड की थेरेपी है, मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि पहले हम लोग ये देखें कि जब हमें अर्लीस्ट अगर मौका मिले कि जब ये जो निमोनिया है कोविड का, इसकी शुरुआत हो रही होती है, उसी समय हमें अच्छी डोज देनी चाहिए स्टेरॉइड की, और इसको 8 से 10 दिन में, लगभग 7 से 10 दिन में बंद कर देने की तरफ जाना चाहिए। यदि हम 10 दिन के स्टेरॉइड की प्लान करते हैं तो मुझे लगता है कि हम अच्छी डोज के साथ इस बीमारी को रोक सकते हैं, कोरोना को। तो आगे जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं उन्हें मिनिमाइज किया जा सकता है। तो मैं इसमें यही कहूंगा कि एक साफ सफाई रखें, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम्स की सफाई रखें, स्टरलाइज करके रखें, ह्यूमिड होना चाहिए एयर जो हम दे रहे हैं, और वार्म होनी चाहिए। साथ ही साथ ऑक्सीजन डिलीवरी के बाद जो हमारे अगर शुगर बढ़ रहे हैं उस लेवल को टाइट कंट्रोल करना चाहिए, और जो हमें ये जो स्टेरॉइड थेरेपी है इसको बहुत ही कॉशियस तरीके से, जुडिशियस तरीके से जल्दी से जल्दी उपयोग करके इस बीमारी को रोकना चाहिए। इसके साथ जो एंटी फंगल्स हैं, जिनमें एम्फोटेरिसिन भी हैं, जो लाइपोसोमल या पोसाकोनाजोल हैं, और भी एजेंट्स आए हैं, उनका उपयोग भी जल्दी से जल्दी सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही साथ जो ENT के डॉक्टर्स हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं और न्यूरोसर्जन्स, इनकी टीम इसमें ऑपरेशन की आवश्यकता होगी तो वो भी कर सकती है और दवाइयां दे सकती है। चलिए, तो इन सब चीजों का जल्दी से जल्दी अगर हम इसको एनफोर्स करेंगे, अर्ली एंड एग्रेसिव ट्रीटमेंट ये ऐसे मामलों को रोक सकता है। जी अमृत जी, एक चीज मैं, अगर आप परमिशन दे तो मैं छोटी सी चीज ऐड करना, बिल्कुल संक्षेप में क्योंकि समय समाप्त हो रहा है म्यूकरमाइकोसिस के लिए जी, कि एक ये नेजल पैसेज से लंग्स में भी चला जाता है, और लंग्स में भी ये निमोनिया कर सकता है, उसे हम फंगल निमोनिया कहते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज, एक चीज और है कि अब तो लंग से फ्लूइड हम लोग लेते हैं, या ब्रोंकोस्कोपी करके FNAC कर लेते हैं अगर फंगल बॉल है जी, और वो कंफर्म कर लेते हैं म्यूकरमाइकोसिस। सिमिलरली हम नोज और आई बॉल से भी FNAC या बायोप्सी करके इसको कंफर्म कर लेते हैं एक बार कि ये म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, एंटी फंगल स्टार्ट। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमृत। अब हमारा समाज समाप्त हो रहा है। अपने तीनों डॉक्टर मेहमानों का, विशेषज्ञ मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर संजीव सिन्हा, डॉक्टर वेद प्रकाश, डॉक्टर सुनील बलियान आने के लिए और चर्चा करने के लिए, हमारे दर्शकों के सवाल को जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमृत, साथ में आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो आज के डॉक्टर स्पीक में इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।